जो लोन सेटलमेंट कराते समय एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उसका खामियाजा इतना ज्यादा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बैंक वाले तो बताते नहीं, और जो एजेंट करवाते हैं आपको कि हम सेटल करा देंगे, सेटलमेंट कर लो, खासकर से क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन जिसमें सेटलमेंट स्कीम्स आती रहती हैं, उसमें व्यक्ति क्या करता है, कहां फंस जाता है, कौन सी बड़ी गलती कर रही है, किसके बारे में ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि जब हम सेटलमेंट के लिए बात करते हैं तो हमारा मान लीजिए आउटस्टैंडिंग था 2 लाख रुपए, हमने सेटलमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपए था, सेटलमेंट के लिए बात हो गई 40,000 50,000 में, लगभग इतने पर हो जाती है आराम से, और कम में भी हो जाती है कई जगह। तो जब जैसे मार्च आने वाला है तो मार्च में तो 10 12 15% पे भी सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन मानो आपका 20% पे हुआ, 40,000 रुपए पे आपका सेटलमेंट तय हो गया। अब आपको 40,000 रुपए कैसे भरने चाहिए? आप इस 40,000 के ले लेते हो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट, बैंक देता है आराम से, बैंक खुशी खुशी देता है, आप भी खुश रहते हो, अच्छा बहुत बढ़िया हुआ, मैंने इंस्टॉलमेंट मांगी, बैंक ने मुझे इंस्टॉलमेंट दे दी। एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट नहीं, ये जाल है। इस ट्रैप में जैसे आप फंसोगे आप इससे निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यदि आपने 3 या 4 इंस्टॉलमेंट बनवा ली, बैंक दे देगा, अगर आपकी एक भी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई तो जो बैंक नहीं बताता आपको, जो बैंक के कर्मचारी नहीं बताते, आपका सेटलमेंट कैंसिल माना जाएगा और जितना पैसा आपने भरा होगा वो सारा पेनल्टी, सरचार्ज, इंटरेस्ट में काट लिया जाएगा और फिर आपको रीसेटलमेंट करने के लिए बोल दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर हमने सेटलमेंट के लिए बात करी, 4 इंस्टॉलमेंट की बात हो गई, मैंने 3 दे दी, एक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, आज वो सेटलमेंट से भी ज्यादा बड़ा अमाउंट खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जितनी 3 इंस्टॉलमेंट आपने भरी, सेटलमेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि वो एग्रीमेंट सेटलमेंट का यही कहता है कि यदि आप पैसा दे रहे हैं तो आप ये सारा पैसा जमा कराएंगे, अगर आपका 1 रुपया भी रह गया तो ये माना जाएगा कि आप डिफॉल्टर हैं और जितना पैसा भी आपने सेटलमेंट के लिए दिया होगा वो सारा सरचार्ज, पेनल्टी, इंटरेस्ट में काट लिया जाएगा और बाकी जो पैसा बचा दोबारा सेटलमेंट के लिए बुलाया जाएगा और आपकी बार ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, जब भी ओटीएस स्कीम ले, इसको वन टाइम सेटलमेंट बोलते हैं ना। क्यों बोला जाता है इसको वन टाइम सेटलमेंट भाई? ओटीएस का क्या मतलब है? वन टाइम सेटलमेंट मतलब फुल एंड फाइनल पेमेंट करके सेटलमेंट कर देना। तो जब भी सेटलमेंट करें सबसे पहला काम क्या करें, कोशिश करें सेटलमेंट अमाउंट को एक साथ दें, उसकी ईएमआई ना बनवाएं। फिर भी अगर मजबूरी हो जाए ईएमआई बनवानी है तो ईएमआई को बाउंस ना होने दें और सेटलमेंट जब भी करें सेटलमेंट लेटर पहले ले लें। सेटलमेंट लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। कोई बैंक वाला ओरली बात कर रहा है, ओरल बात ना करें। कॉल आएगी, भाई साहब आप सेटलमेंट करा लो, सेटलमेंट स्कीम चल रही है, आपका बहुत कम में हो जाएगा, उसको बोलो कोई बात नहीं, आप मुझे लेटर भेज दो, क्या सेटलमेंट ऑफर आपकी तरफ से है। और कभी भी सेटलमेंट के लिए अपनी तरफ से ऑफर नहीं देना होता। यदि आप ये बोलते हो कि मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं तो बैंक ये माना जाता है कि आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, आपके पास पैसा है, आप पैसा भरना नहीं चाहते। अब बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा और करेगा भी तो बहुत ज्यादा अमाउंट मांगेगा। पहली बात तो बैंक कोशिश करेगा जितना आउटस्टैंडिंग सारा मिल जाए। मान लो 2 लाख है, वो कहे जी चलो 10,000 रुपए कम कर देता हूं मैं आपका, क्योंकि आप ऑफर कर रहे हो। बैंक की तरफ से ऑफर आने दो, अपनी तरफ से ऑफर नहीं करनी। और जब सेटलमेंट स्कीम निकलती है बैंक की, पर्सनल लोन की, क्रेडिट कार्ड की, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जनरली वो 25-30% पर सेटल हो जाते हैं, यानी 70-75% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है बैंक की तरफ से ऑफर आने पर। अपनी तरफ से अगर आप ऑफर का इंतजार करेंगे, ऑफर देंगे, इंतजार करेंगे तो ठीक है। अगर अपनी तरफ से ऑफर देंगे तो पूरी संभावना आपको पूरा अमाउंट भरना पड़ेगा या ज्यादा अमाउंट भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कम अमाउंट भरना पड़े या आप अपने हिसाब से सेटलमेंट करें तो बैंक को ऑफर आने दीजिए। जब बैंक की तरफ से ऑफर आएगा, बैंक का व्यक्ति कॉल करेगा, तब उससे सेटलमेंट लेटर मांगिए। और जैसे मैंने बता दिया सेटलमेंट वन टाइम है क्योंकि इसका नाम ओटीएस है। ओटीएस के फुल फॉर्म वन टाइम सेटलमेंट। तो वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं तो मतलब आप एज इट इज वन टाइम में पैसा देने को तैयार हैं। अगर आपको लग रहा है मुझे 3 महीने लगने वाले हैं तो बेहतर ये रहेगा 3 महीने बाद सेटलमेंट किया जाए। पैसा लेकर के बैठोगे तो 10-20% और तोड़ लोगे, 10-20% और कम भरना पड़ेगा। यदि पैसा लेकर नहीं बैठोगे और इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है तो यकीन मानना आप कुचक्र में फंस जाओगे। आपको वो पैसा ज्यादा भरना पड़ेगा और जितना पैसा आपने इंस्टॉलमेंट के रूप में सेटलमेंट में भर दिया होगा वो सारा सरचार्ज, पेनल्टी और इंटरेस्ट में काट लिया जाएगा। इससे बचने की जरूरत है। सेटलमेंट करते समय इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। साथियों, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जनता की कर्जा माफी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल है। लोग कहेंगे सर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट जनता की कर्जा माफी पर निर्णय ले सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट से हमें मदद मिल सकती है या सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार को बोल सकता है? मेरा मानना यह है सुप्रीम कोर्ट हमारे को जरूर राहत देगा क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जेन्युइन है। और वैसे भी किसी भी डेमोक्रेसी में जनता के पास क्या क्या विकल्प है।
हम अपने सारे विकल्प इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो हमारा अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दिया कि यदि सरकार हमारी बात ना माने, सरकार जनहित में होती है, सरकार अगर जनहित में निर्णय ना ले तो हमारी दायित्व बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएं। और 10 लाख नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है भाई। मैंने जब एडवोकेट से बात की, लीगल टीम से बात की, सबका मानना यह था कि 1 लाख पर भी हो सकता है, लेकिन जब हम 10 लाख लोगों का डाटा लेकर के जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाएंगे कि हमने सरकार के पास, वित्त मंत्रालय के पास गए, आरबीआई के पास गए, हम लोग पीएमओ के पास गए, लेकिन वहां से कोई फैसला नहीं आया, तो अब सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ ले। सुप्रीम कोर्ट हमें ना कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं कह रहे कि वो हमारे लिए निर्णय ले ले या वो हमारे पक्ष में आ जाए। हम ये कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट केवल सरकार से इतना पूछ ले कि क्या सरकार जनता की कर्जा माफी का निर्णय लेने जा रही है कि नहीं जा रही है, क्या उस पर विचार कर रही है कि नहीं कर रही है। कम से कम पता तो चल जाएगा कि जनता की कर्जा माफी का मुद्दा सरकार के लिए मुद्दा है कि नहीं है। और जब इतने सारे लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान है तो कहां जाएंगे भाई। अगर किसी व्यक्ति से परेशानी होती है तो हम कहां जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं। लेकिन अगर सरकार हमारी बात ना सुने तो कहां जाए, हमें कोर्ट जाना चाहिए, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हो सकेगा तो आप में से हर राज्य से 10-10, 20-20 लोगों को साइन करके लेकर के जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में बुलाएंगे ताकि वो अपनी स्थिति बताएं, जेन्युइन केस बताएं कि कहां उन्हें ऐसा क्यों लगा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, कहां कहां सरकार की गलती रही है, और वो बात सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने आ पाए और सरकार अपना पक्ष रखे। हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, मैंने बार बार कहा, हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जो विकल्प हैं हम वो सारे विकल्प यूज कर लेना चाहते हैं। कल को सरकार में बैठे लोग, कल को ये नेता ये ना कहें कि आपने ये नहीं किया, आप ऐसा करते तो आपका काम हो जाता। हर उस दरवाजे पर जाया जाएगा, हर उस जगह पर रिक्वेस्ट करी जाएगी, गिड़गिड़ाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हाथ जोड़े जाएंगे, रिक्वेस्ट करी जाएगी, जहां से भी जनता की कर्जा माफी संभव है। सुप्रीम कोर्ट भी हमें विश्वास है कि जनता के हित के लिए बैठा हुआ है, तो जनता के हित में फैसला लेगा। जनहित याचिका लगाई जा रही है, इसीलिए लगाई जा रही है। और आप लोग से भी मैं उम्मीद करूंगा जल्दी से जल्दी 10 लाख संख्या को पूरा करें हम लोग। अभी 7.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हर व्यक्ति ये तय कर ले कि केवल 10 लोगों को जोड़ना है तो सोचिए 75 लाख संख्या हो जाएगी साहब। और मैं तो 10 लाख की बात कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों को जोड़िए और कुछ नहीं बताना, सिर्फ बोलिए कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है देश में। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। गूगल पर जाकर के इसकी जानकारी ले लो, जानकारी मिल जाएगी। गूगल पर हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर ज्यादा है तो उनको वेबसाइट दे दो। हमारी वेबसाइट है www.karzmuktbharat.co.in। karzmuktbharat.co.in सर्च करेंगे, वहां पर फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर सकता है व्यक्ति। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो अपना कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लो। कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी निःशुल्क दिया जा रहा है। आप जिस राज्य में वहां मिल जाएगा। अगर वहां डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा तो आप दिल्ली आ सकते हैं, और अगर खुद नहीं आ सकते किसी को भेज सकते हैं। दिल्ली में 7 दिन 365 दिन हर महीने, हर लगातार निरंतर हर हफ्ते ये प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। हर दिन प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। आपको जानकारी मिल जाएगी, मेरे पेज पर जाइए, शाहनवाज चौधरी भारतीय, पता चल जाएगा दिल्ली में कब कब कहां कहां प्रमाण पत्र मिलते हैं, वहां से प्रमाण पत्र ले सकते हैं। किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, बार बार कह रहा हूं मैं। कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर अगर आपसे पैसा मांगता है तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट करिए। ये हमारे लोग नहीं है। कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। साथियों, एक और खुशखबरी है हम सबके लिए। आरबीआई ने हमारी मांग पर निर्णय लिया है। ऐसे सभी लोगों के पक्ष में निर्णय लिया है जो कर्जे कारण परेशान हैं, और बैंकों को सख्ती दी है, सख्त हिदायत की है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आप ब्याज पर ब्याज, पेनल्टी पर पेनल्टी, सरचार्ज पर सरचार्ज नहीं लगा सकते। अगर कोई व्यक्ति ईएमआई नहीं पे कर पा रहा, कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा है, कोई समय पर अपना लोन नहीं चुका पा रहा है, तो आप उसको पेनल्टी तो लगा सकते हो, लेकिन पेनल्टी पर ब्याज नहीं वसूल सकते, ब्याज पर ब्याज नहीं वसूल सकते। क्योंकि व्यक्ति 10,000 की ईएमआई है, 10 ईएमआई बाउंस है, तो उसका आउटस्टैंडिंग 1 लाख होना चाहिए, और दिखाया जा रहा है उसका 2.5 लाख, 3 लाख आउटस्टैंडिंग। ये नहीं चलेगा साहब। और यही तो हमारी मांग थी, हम बार बार कह रहे थे, और ये हमारी जीत है, ये उन सबकी जीत है जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े। हमारे केंद्र प्रमुखों की जीत है, हमारे लीडरों की जीत है। हम यही मांग कर रहे थे कि अनाप शनाप की पेनल्टीज लगाई गई, सरचार्ज लगा रहे हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं बैंक, इसको समाप्त किया जाए। अब आरबीआई ने सख्ती की है, सख्त निर्देश दिया है, और आरबीआई ने क्लियर कहा है जो भी ऐसा करेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप पेनल्टी लगा सकते हैं अगर कोई व्यक्ति ईएमआई बाउंस कर देता है, लेकिन पेनल्टी पर इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। पैनल इंटरेस्ट को खत्म करना पड़ेगा। ब्याज पर ब्याज, बार बार चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जा सकता। व्यक्ति को राहत देनी पड़ेगी।
और जो नया सर्कुलर आया है उसमें और भी बहुत सारी बातें, उसमें बताया गया कि अगर कोई प्री क्लोजर कराना चाहता है अपना लोन तो उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर उसने 10 साल का टेन्योर है, 5 साल में लोन पे करना चाहता है, आपको उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और ये नहीं लगेगा कि आप उससे प्री क्लोजर चार्जेस लेने लग जाओ, एक्स्ट्रा अमाउंट लेने लग जाओ। अगर आपको उसकी ईएमआई को बढ़ाना है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो आपको उसको पहले बताना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा कितनी ईएमआई बढ़ने वाली है। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाई जा सकती। और उसको फिक्स इंटरेस्ट ऑप्शन भी देना पड़ेगा ताकि उसकी ईएमआई का ड्यूरेशन, ईएमआई का अमाउंट कुछ ना बढ़ पाए। जितनी ईएमआई उतनी ही चलती रहे, उसको फिक्स का ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने लोन टेन्योर को कम कराना चाहता है, ज्यादा कराना चाहता है, ईएमआई के अमाउंट को कम कराना चाहता है, ज्यादा कराना चाहता है, चलते हुए लोन में भी ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। साथियों, ये हम सब की जीत है। आरबीआई ने निर्णय लिया, और कैसे निर्णय लिया? जो आप लोग फॉर्म भरते हैं, हम वो डाटा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज देते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय वो सारी जानकारी आरबीआई को भेजता है, और आरबीआई उसी के आधार पर निर्णय ले रहा है। हम सबकी मेहनत रंग ला रही है। अगर हम ऐसे संगठित होंगे, और सोचिए अभी तो 7.5 लाख लोग हैं, जब ये 10 लाख हो जाएंगे तब क्या होगा? जब ये 20 लाख, जब ये 50 लाख, जब ये 1 करोड़ हो जाएंगे तब क्या होगा? सरकारों को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकारों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उन लोगों का लोन माफ होना चाहिए, और जिनका लोन माफ ना कर पाए सरकार, उन्हें कम से कम 2 वर्ष का इंटरेस्ट फ्री समय देना चाहिए। आओ, तुम भी आओ। जी, मैं सुषमा रावत। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है वो भारत में इतिहास। मैं मेरे समस्त देशवासियों को सर्वप्रथम इसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, हार्दिक शुभकामनाएं, कि आज इतिहास रच दिया हमारे चंद्रयान 3 ने। इतना बड़ा इतिहास रचा है कि सारी दुनिया की निगाहें इस पे थी, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की नज़रें भी इसी पे चंद्रयान 3 पे टिकी हुई थी। और हमें इतनी खुशी है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, निशब्द हैं हम, कि हमारे देश ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है जो कि स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। क्या कहते हैं, होली और दिवाली से कम नहीं? जी बिल्कुल, आज हमने सारे त्योहार हमने एक साथ मना दिए, सारे त्योहार हमने एक साथ मना दिए आज के दिन। और ये देखिए कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद के उस क्षेत्र में उतरा है, वहाँ लैंड किया उसने, जहाँ पे साउथ पोल, जहाँ पे कोई दूसरा देश आज तक जिसने कोशिश भी नहीं की थी, जो अंधेरे से ढका रहता है, जहाँ पे इतनी ठंडक है कि -2.5। अपने बोल भुगते रहे
चंद्रयान 3 उतर चुका है, भारत ने इतिहास रच चुका है। आज आपने ये कार्यक्रम रखा था, क्या कहेंगे? बहुत ही गौरव में दिन है और बहुत ही सुनहरा पल है भारत के लिए, इतिहास में, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए। और जिन लोगों ने इसमें अपना इतना योगदान दिया है उन लोगों को बहुत बहुत शत नमन, धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्य आज हुआ है। भारत एक नई विकास की ओर चल पड़ा है और ये विकास भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आने वाला समय हमें, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा भविष्य साबित होगा और इसके द्वारा भारत की जो छवि है पूर्ण रूप से पूरे विश्व में अलग सुनहरे शब्दों से लिखी जा रही है और भारत की तारीफ, भारत के विज्ञान की तारीफ, भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ हर जगह हो रही है। हम बहुत खुश हैं, धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का, इसरो के समस्त साइंटिस्टों का, समस्त टीम जो इसके पीछे थी और हमें उम्मीद है भारत इस तरह के मकाम जल्दी और भी हासिल करेगा। जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, you can see the altitude of the lander is just 17.8 किलोमीटर from the moon surface। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। Attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करेंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। जी हाँ, हम अपने लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लाइट के जस्ट ऊपर हैं। हम लोग रात को Back.
कमी होगी तो हम दोबारा भेजेंगे। आप लोग नदी के किनारे मत खड़े रहिएगा, वहाँ जाइए। सुनो, किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन ये जय भी आपका है। अभी आप लोगों में ज़्यादा कटा हुआ है, देखो आप राइट शासन प्रशासन नगर निगम पूरी तरह से जनप्रतिनिधि, चाहे उसमें पार्षद हों, उसमें वो लगातार आप लोगों के बीच में इस संकट की घड़ी में खड़े हैं। ये दैवीय आपदा है, इसमें हम लोग भी उतना ही कर पाएंगे जितना हमारे हाथ में होगा, उससे भी ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं रात दिन। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा नदी की तरफ ना जाएं, और जिस समय पानी का बहाव तेज़ हो रहा है थोड़ा देख के अलर्ट मोड पे रह के। राशन की कमी नहीं है आप लोगों के लिए, भोजन की कमी नहीं है, जहाँ पे जो हमसे हो सकेगा वो पूरा आप लोगों की मदद करेंगे। ठीक है ना। ये पूरा बंदा नुकसान तो नहीं हुआ मुझे, नुकसान नहीं हुआ ना। राशन मिला एसडीएम साहब नहीं मिल पाया। बढ़ते जा रहा पानी, बढ़ते जा रहा बाप रे पेड़। हेलो, बहुत भयंकर हो गए पेड़, देख लो। हेलो, हेलो, जाना पड़ी। ना तो झपकी पे नहीं, अब आप पिल्लर चाहो कभी भयंकर आए का तस्लीम। अरे बड़ा पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया। ओ बाप रे, अरे एक आदमी कुंडी मार दो ना वहाँ नीचे जाके। मार दो, मानना है कि किसी नहीं है ये दियो ना भाई, आप देख रहा आप तो बार बार फोन कर मेरे को। बढ़ते जाओ बाबा। सामान क्या दीजिए, कागज पत्र और क्या सामान वो क्या पिंडर पब्लिक के पूरे फील्ड में पानी भर चुका है। कौन कागज सामान बहते हुए आ रहा।
इवादा चटाई छुटी आना बाता बंद और तीन बस सात चटाई डब्बा डब्बा ये पता नहीं कूड़ वाले पुलिन से टाइम यू ना टैंकर हो गई आज तो बाबा तो पेड़ देख लो भयंकर। अब ये खरीदी कर लीजिए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से क्योंकि पूरे पहाड़ों पे भी और ऋषिकेश में भी लगातार एक सप्ताह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे पहले तो मैं इंद्रदेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप अपनी कृपा करें यहाँ की जनता पे और अब बारिश बंद हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ क्योंकि उससे लगातार पूरे क्षेत्र में, मैं ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत की अगर बात करूँगी तो पूरे हमारे 35 के 35 वार्ड, 40 वार्ड, 5 वार्ड थोड़ा सा हमारे सुरक्षित हैं, बाकी 35 वार्डों की जो स्थिति है पूरी तरह से बहुत ही स्थिति खराब हो रखी है। कहीं भू कटाव हो गया, लगातार मकान भी अब जंतुजहर की स्थिति में आ गए हैं, वो भी धंसने की स्थिति में है। लोगों के पानी भरा हुआ है, लोग डर की वजह से छतों में जा रहे हैं, लगातार बारिश में छतों में अपनी रात गुजार रहे हैं। शासन प्रशासन नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी इस संकट की घड़ी में, इस दैवीय आपदा की घड़ी में नगर निगम पूरी तरह से जनता के साथ में खड़ा है। हर समय अपने सीमित संसाधनों में, जितने हमारे पास अपने सीमित संसाधन हैं, उन संसाधनों से भी ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं कि इस आपदा की घड़ी में कोई भी हताश और निराश न रहे, कोई भी अपने आप को असहाय महसूस न करे। जहाँ पे राशन की समस्या आ रही है, जिनका राशन खराब हो गया, चूल्हा चौका खराब हो गया, वहाँ पे बना हुआ भोजन, राशन की तत्काल व्यवस्था हो रही है, तत्काल सभी लोगों तक बना हुआ भोजन, राशन वितरित किया जा रहा है। जल निकासी के लिए हमने पंपों की व्यवस्था कर रखी है, उसमें अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है, चाहे उसमें फायर ब्रिगेड वाले हों उनका सहयोग लिया जा रहा है, जल संस्थान शिविर हो उनका सहयोग लिया जा रहा है, NH, PWD, सिंचाई विभाग, सभी विभाग नगर निगम के साथ में मिलकर तालमेल करके सभी विभाग लगातार इस घड़ी में, आपदा की इस घड़ी में जनता के साथ में है। मेरा सभी से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप सभी धैर्य बना के रखें और अपने सुरक्षित रहें, अपने सुरक्षा का भी आप पूरी तरह से ध्यान रखें कि जैसे जल स्तर बढ़ता है तो आप अलर्ट मोड पे रहें, क्योंकि लगातार आप सभी को सूचित किया जा रहा है। नगर निगम अपने पूरे तन्मयता के साथ में, पूरे अमले के साथ में, हमारे पार्षदगण जिस प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में रात और दिन पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग एक सप्ताह का ये समस्या हमको और रहेगी। जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, पूरी तरह से जनता के साथ में सरकार खड़ी है, शासन प्रशासन पूरी तरह से खड़ा है। मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगी कि इस दैवीय आपदा की घड़ी में आप लोग धैर्य बना के रखें। बहुत जल्दी हम इससे भी उभरेंगे, क्योंकि अनेकों बार अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। हमने सभी ने एक दूसरे के सहयोग से, जनता के सहयोग से उन चुनौतियों से पार पाया है, इसमें भी हम पार पाएंगे। अपने निर्माण विभाग को, PWD को, NH को मैंने ये भी निर्देशित करा है कि जहाँ पे हमारे गड्ढे हो रखे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर हो, क्योंकि पूरी की पूरी सड़कें बह गई है। लगभग यदि आंकलन हम करेंगे तो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों का, नालों का, नालियों का हो गया है। पुस्ते का यहाँ पे जो पुस्ता, जो पूरी पुस्ता कट गया है, पानी पूरी तरह से घरों के अंदर लोगों का आ रहा है, तो ये सारा निर्माण होना है। उसके लिए फौरी राहत के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जनता के लिए फौरी राहत के लिए फ़िलहाल वहाँ पे RBM भरना, टाइल का निर्माण करना, उसके लिए आपने निर्माण विभाग को निर्देशित कर दिया है, PWD NH को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी प्रकार से जनता परेशान ना रहे। उसके लिए हम जो भी हमसे प्रयास हो सकते हैं उससे भी बेहतर करने का हम पूरी कोशिश करते हैं।